नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे बड़ी सियासी खबर के साथ, जहां पर राजधानी लखनऊ में सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि लखनऊ लोकसभा सीट पर सपा एक तरफा चुनाव लड़ रही है, कहीं किसी से कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है वो कभी भी लखनऊ की जनता का हाल तक पूछने नहीं आते हैं। जिस तरीके से अकबरगंज में बस्तियों को नेस्तनाबूद करने का काम योगी सरकार के बुलडोजर ने किया है, उसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता बखूबी देगी। इस बार यूपी में बीजेपी का 80 की 80 सीटों पर सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहा उन्होंने। मौजूद है रविदास जी, आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या उद्देश्य था? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है इंडिया मोर्चे का, उसके तहत आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ कांग्रेसियों की एक बैठक हुई है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने वार्ड स्तर तक, पोलिंग स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो चुनाव में जुड़ जाएं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करना है और जनता बड़े पैमाने पर हम लोगों का समर्थन करने का काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जनता ही भाजपा को हराने के लिए विपक्ष बन गई है। जनता दिखाएगी कि जो लोग संघर्ष करते हैं ये उनका गढ़ है, जो लोग उनके बीच में रहते हैं उनका गढ़ है, ये गढ़ भाजपा का नहीं है। रविदास जी, सबसे बड़ा मुद्दा है लखनऊ में अकबरगंज की बस्ती को पूरी तरह से निस्ता नाबूद कर दिया गया। इसको लेकर आप चुनाव में किस तरह से बात? 75 साल से अकबर नगर की बस्ती थी, वहाँ 4-5 पुश्तों से लोग रह रहे थे और उन लोगों को उजाड़ करके मुझे सूचना मिली है कि एक बड़े बिल्डर के हाथ उस जमीन को बेचने का काम हो रहा है। लगातार ईडी जो है विपक्ष को निशाना बना रही है। अभी केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके विपक्ष को तोड़ना चाहती है, इंडिया मोर्चे को कमजोर करती है। और अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आए, इलेक्ट्रल बॉन्ड में आप देखा कि कई कंपनियों पर ईडी की रेड पड़ी और बाद में उस कंपनियों से भाजपा की सरकार ने लंबी रकम लेकर के ईडी की रिपोर्ट दबवा दी। ये थे हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी। इनका कहना है कि लगातार जिस तरह से बीजेपी जो है बुलडोजर की कार्रवाई करती आई है, तो उसको लेकर जनता जो है उनको 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। मौजूद लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए ब्रजेश सिंह को पूरे 5 विधानसभा में सपा से कोऑर्डिनेट किया। वेद प्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, हम लोग मिलकर लखनऊ की दोनों लोकसभा जीतने की कोशिश करेंगे। जबकि रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मिलकर बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए मोर्चा है, जिसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस, ये नक्सली दंगाई अलायंस में सारे भ्रष्ट और बेईमान लोग पहुंच गए हैं। इस बार इंडिया मोर्चा एनडीए नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराने का काम करेगा। केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और लखनऊ शहर में बहुत भारी अंतर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हमारी नहीं हो रही है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जनता से हो रही है। जनता विपक्ष में खड़ी हो गई है और वो जनता आज भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने अमरोहा के रजबपुर में श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के सामने स्थित मैदान में अमरोहा लोकसभा के भाजपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देश में एक नारा है, अब की बार 400 पार। वहीं इस जनसभा में भारी भीड़ के साथ तमाम भाजपा और आरएलडी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। पार्टियां तब अच्छे तरीके से चलती है जब उनका संचालन कुशल हो, निर्णयों के पीछे सोच विचार हो, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान। मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा, ये सब पे ही लागू है। अब वो भले आदमी, वो उनके पार्टी का मामला है।
देखिए, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो धाराएं हैं, मेरे समझ से, और जो चुनौतियां होती हैं एक जनप्रतिनिधि के लिए, खासतौर से एक मुख्यमंत्री के लिए, जो उनकी जो उनके पदभार की जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वाह वो जेल में कैसे कर पाए। और सुचिता का उदाहरण जो चौधरी चरण सिंह जी ने दिया, सब लोगों को याद करना। खबर मिर्जापुर से, जहां कान्हा ब्रदर्स लॉन में सभा का आयोजन किया गया। बसपा ने मनीष त्रिपाठी को मिर्जापुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मंडल प्रभारी अमरेंद्र बहादुर भारती ने मनीष त्रिपाठी के नाम की घोषणा कर दी है। इस दौरान भारी संख्या के बीच बसपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का हुजूम नजर आया और जय भीम के नारों से पूरा का पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की चार बार की मुख्यमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा की सांसद, न्याय की देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहन जी का निर्देश था कि लोकसभा मिर्जापुर में 96 विधानसभा के रहने वाले बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, तमाम पदों पर रहकर काम कर चुके बहुत ही सम्मानित साथी भाई मनीष त्रिपाठी जी को माननीय बहन जी के निर्देश पर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया। और जो लोकसभा का प्रभारी बनाए जाते हैं वही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी होते हैं। लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जेपीएस राठौर और स्वतंत्र देव सिंह निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में डेलीगेशन निर्वाचन आयोग पहुंचा। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़े, गर्मी का समय है, इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमुख मांग हमारी ये है कि मतदाता पर्ची सजगता के साथ हर एक परिवार के पास पहुंचे, जिससे मतदान प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। मतदान प्रतिशत लाइट थोड़ा कम बढ़े भाई, गर्मी का समय है, तो उसके कुछ सुझाव हम लोगों ने उसमें से मतदान स्थल की व्यवस्था और एक प्रमुख मांग हम लोगों ने की है कि सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा जो मतदाता पर्ची परिवार में पहुंचाई जाती है, सजगता के साथ प्रत्येक परिवार में घर पर प्रत्येक मतदाता तक पर्ची पहुंचे और अनेकों प्रचार के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, इसके माध्यम से मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़े। लखनऊ में लोकसभा 2024 के चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के बिसात बिछाने में जुट गई हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष प्रज्ञा सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगी। जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी की मार जनता झेल रही है, इस तरीके से बीजेपी को 24 के चुनाव में जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं और उसी में कड़ी में कांग्रेस भी पूरी तरह से जोश और खरोश साथ लगी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रज्ञा सिंह जी मौजूद है, जो महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष भी है। मैम, सारी पार्टियां तैयारी कर चुकी हैं, कांग्रेस अभी तक जो है कोई भी स्टार प्रचारक की अभी लिस्ट नहीं जारी की है। क्या अभी की क्या तैयारी है, किस तरह तैयारी चल रही है? नहीं, हम लोग की तैयारी, पहली बात तो हम लोग बहुत खुश हैं कि समाजवादी पार्टी जो हमारी साथी पार्टी है अलायंस में, उन्होंने एक लोकल विधायक जो यहाँ से हैं, क्योंकि वो जनता की जो भी परेशानियां हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तो उन्होंने एक लोकल कैंडिडेट दिया है अखिलेश जी ने। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो वो इसलिए हम लोग बहुत काफ़ी खुश है इस चीज़ से। और हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है, जिसमें जो भी समाजवादी के लोग हैं और हम लोग हैं, जिसमें बेहतर समन्वय हो पाए और चुनाव की तैयारी में हम लोग विधानसभा वाइज लग पाए। प्रज्ञा जी, सबसे बड़ी बात है लखनऊ लोकसभा चुनाव के लिए को लेकर, जैसे जिस तरह से यहाँ पे आप अगर अकबर नगर में वहाँ पे बिल्डिंगें गिरा दी गई और लोगों को मतलब वहाँ पे बिल्कुल परेशान हुई वहाँ की जनता जो है, तो इसको लेकर जो आपकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इसको लेकर चुनाव में किस तरह से आप जाओगे? अकबर नगर इतनी पुरानी कॉलोनी है, लोग जनरेशन से वहां पे रहते हुए आए हैं और एकदम से बीजेपी का ये फरमान आता है कि ये सारी कॉलोनीज यहाँ से हटा दी जाएं। तो सबसे पहले जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको आपको डिस्लोकेट करना पड़ेगा या उनको कुछ मुआवजा देना पड़ेगा, जिससे वो अपने जीवन यापन के लिए कहीं और शिफ्ट हो पाए।
तो हम लोग इसी मुहिम से लगे हुए हैं। और ये लोग जो बीजेपी पार्टी है, लखनऊ में डेवलपमेंट के नाम पे कई सारी ऐसी पुरानी कॉलोनीज है जिनको हटा रही है। तो हम लोग का प्राइम एजेंडा इस बार ये है कि हम एक मुहिम चलाएंगे। हमारा एजेंडा यही है चुनाव का कि पहले इन लोगों को मुआवजा दिया जाए और एक बेहतर स्थान दिया जाए रहने के लिए। प्रज्ञा जी, सबसे अहम सवाल है कि ईडी जो है लगातार सभी पार्टियों के नेताओं पर दबाव डाल रही है, छापे डाल रही है। अभी जैसे आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर भी, और अभी ईडी के हिरासत में है। तो आप इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव सर पे है और बीजेपी किसी भी तरीके से चुनाव में जो भी लोग सक्षम हैं, उनको लगता है कि जो लोग आगे जीत सकते हैं या उनकी सत्ता को हिला सकते हैं, तो वो एक बहुत ही एक अनैतिक तरीके से ईडी या सीबीआई किसी भी हद तक जाकर के उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है कि उनका जो भी ध्यान है कैंडिडेट्स का, हमारे अच्छे नेताओं का, वो इलेक्शन से हट करके परेशान हो जाए वो लोग और चुनाव पे उतना फोकस न कर पाए। जी प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ प्रज्ञा जी। मथुरा में द ब्रिज फैशन शो के दूसरे सत्र का आयोजन होने जा रहा है, जिसके आयोजक शो प्रोडक्शंस कंपनी है। ब्रिज में ये शो पिछले साल से शुरू हुआ है और इस साल भी इस शो का भव्य आयोजन शहर में होने जा रहा है, जिसमें कई पेशेवर मॉडल, फैशन डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं। ये मथुरा का दूसरा सबसे हिट, सबसे खूबसूरत और बेहतरीन शो होगा। इस शो के आयोजक और निर्देशक शिवम पाठक हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद इस शो का इतिहास रचा है। इसके अंदर बॉयज कितने हैं, है ना, गर्ल्स कितने हैं, उनके लिए क्या हम लोगों ने रखा है। होता क्या है कि बॉयज और गर्ल्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है एक सोच का। बॉयज वेस्टर्न की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जबकि आज की डेट में आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर कल्चर में, हमारे ब्रज के क्षेत्र में ऐसे ऐसे परिवार हैं जो इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फेमस, ठीक। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैशन शो का आयोजन किया। पिछला भी था, अभी हम कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा करके आदमी लोग आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हमारे इसमें बॉयज भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी फिलहाल उनके लिए इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जब भी ब्रज क्षेत्र की बात आए तो वो आगे आए, इस चीज़ का बढ़ावा दें। मथुरा में 22 साल के युवक की संदिग्ध हालात में जलकर मौत हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक केशव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ससुरालियों से झगड़े के राजीनामे के नाम पर विजय को थाना हाईवे में बुलाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एक व्यक्ति की वहां पर जलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस वहां मौके पहुंची थी, तो उस व्यक्ति का जो नाम है विजय सना पप्पू, महुली गांव का है। पुलिस उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया, जिसमें जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। वो जो इंजर्ड थे, जिनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है, उनके परिजन के तहरीर, उनके पिताजी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जी मेरा भांजा था ये विजय जी, मैं वहाँ मोटर्स में जॉब करता हूँ जी। मेरे पास कॉल आई 1 बजे कि मामा थाने बुला रहे राजीनामा को जी। तो मैंने भैया तुम चले जाओ, मैं देख लूँगा, मैं कॉल कर दी, तुम पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। जीजा जी और ये लेके आए गए, तो जीजा जी इनकी कॉल गई है कि लाला बुलाला घेर लियो, तू जल्दी से आ जा यहाँ ATV पे, यहाँ पर पुल पर चढ़ेगा है नरौली पुल पर। और जब तक मैं आया हूँ, जब तक इन्हें भैया हमारे भांजे की मारपीट करिए और आग लगा के खत्म कर दिया। विवाद है क्या भैया, ससुराल जानते हो, राजीनामा के लिए बुलाए जहाँ राजीनामा थाने में। क्या नाम है ससुरालियों का? बागत श्याम तो उसके पिताजी का नाम है, लड़का का नाम है साला जो लगता है विक्रम है, तो श्री राम उसका चाचा का नाम है, वो है एक अटल है उसका छोटा भाई। इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर आ रही, जहां पर दुर्गाशंकर मिश्र अयोध्या पहुंचे हुए हैं। CS दुर्गाशंकर मिश्र का औचक निरीक्षण होता है। रामनवमी से पहले 17 अप्रैल को रामनवमी है, राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उससे पहले DGP प्रशांत कुमार और TM के साथ में ये CS पहुंचे हुए हैं दुर्गाशंकर मिश्रा और तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। रामनवमी की तैयारियों को लेकर इन्होंने निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। तमाम अमला इनके साथ मौजूद है। 17 अप्रैल को यह रामनवमी मनाई जाएगी। आपको बता दें कि ये पहला जन्मोत्सव होगा भगवान राम का, जो
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगा। ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं रामनवमी को लेकर। ऐसे में बहुत जरूरी है वहां की तैयारियों को पुख्ता तौर पर निरीक्षण करने का जायजा लेने का। हनुमानगढ़ी पे, राम मंदिर पे, और इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यापक व्यवस्था की है और इसकी समीक्षा हुई और इसके संदर्भ में क्या क्या रणनीति अपनाई गई है और कहाँ कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन होगा उसका डिटेल हम लोगों ने रेखांकित किया है उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रामनवमी के 3 दिन पहले हम लोग 24/7 मंदिर को राम मंदिर में दर्शन पूजन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन पूजन कर सकें। तो इसी दृष्टिगत सब विचार हुआ है और जो बैरिकेटिंग लग रही है उसको हम लोगों ने एक समयबद्ध रूप से पूरा रामनवमी के पहले बैरिकेटिंग राम मंदिर के से लेकर आपका सुग्रीव किला तक का बैरिकेटिंग की व्यवस्था होगी। बढ़ते आगे अगली खबर चित्रकूट से, जहां पर ग्राम लामियारी के पास एक बड़ा वाकया सामने आया, जहां बीते दिनों से व्यापारी के बेटी को अपहरण कर 4 लोगों ने देवांगना के पास ले जाकर फिरौती की मांग की थी और हत्या कर दी थी उसकी। इसमें पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसमें अभियुक्त आशीष पटेल फरार चल रहा था। तभी पुलिस ने आशीष को भी अब दबोच लिया है और आरोपी के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। तो दोनों की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें भी बात से लग रहा है, वो कह रहा है कि गया है, आ जाएगा 2-3 दिन में, कई बार गया। इस विश्वास में वो थे और इसी बीच इसने पूरी योजना बनाई कि उस बच्चे को अब तुम लोग ले तो आए हो, पैसा मांग लो, अगर पैसा नहीं मिलता है तो हत्या। पैसा मांगने के लिए उसने कहा था कि ले जाओ जंगलों में, वरना कस्बे में मंगाओगे पैसा और कोई बात होगी तो पुलिस जल्दी आ जाएगी। लेकिन जब उस लड़के को पहाड़ी पर ले गए और ये पता चला कि मेरा तो अपहरण कर लिया है लोग, मेरे बाप से पैसा उसी से सामने मोबाइल से मांगा था और ये मजाक नहीं हो रहा बल्कि मेरे साथ हादसा हो सकता है, तो बच्चे ने भागने की कोशिश की और ये धमकी दी कि मैं घर चल के सब बताऊंगा, पुलिस को बताऊंगा। अब ये राज न खुल जाए इस नाते हत्या हो गई। तो ये पूरा सब कुछ करने का श्रेय इसी को है और इसने ये बताया था कैसे कैसे घटना कारित करना, क्या करना है, और वहाँ से जंगलों की तरफ उसने भेजा भी। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस टीम ने 3 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार कर तस्करों के पास से 2 करोड़ के हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने सदर कोतवाली इलाके के हेतिमपुर मोड़ से तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तीनों तस्कर हेरोइन लेकर सप्लाई करने के लिए निकले थे। पकड़े गए तीनों तस्कर गाजीपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हमारी स्वैट सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली पुलिस के पास एक पुख्ता सूचना थी कि कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। हातिमपुर मोड़ के पास इनकी घेराबंदी करके इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें 3 अपराधी उस गाड़ी में मिले। उनमें से एक पुराना एचएस है यहीं का, और भी जो अपराधी मिले थे उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से लगभग 1 किलो मादक पदार्थ मिला है, जो उनके द्वारा ये बताया गया है कि हेरोइन है तथा इसे ये झारखंड के चतरा से लाते थे और बनारस, गाजीपुर और यहाँ तक कि इसकी सप्लाई ये राजस्थान में भी करते थे। कन्नौज में भर्ची पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार हो गया। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को कॉल करके झांसे में लेकर वो ठगी करता था। पुलिस ने युवक के पास से 2 मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। एडीजी हेडक्वार्टर से पुलिस अधिकारी बनकर अधिकारियों से बातचीत भी किया करता था। पुलिस दूसरे साथी की तलाश में अब जुट गई है। इसका जब मोबाइल में ये भी देखा गया कि इसके एक ऐप है इंडी कॉल, जिसके माध्यम से इस तरह के ये कॉल करता है। जो भी नंबर ये डिस्प्ले करना चाहे इस ऐप के माध्यम से डिस्प्ले करता है और जो सामने वाले को लगता है कि कोई जेन्युइन कॉल आया है। आज इसको गिरफ्तार किया गया। बहुत ही शातिर किस्म का ये व्यक्ति है। इसके ऊपर धोखाधड़ी और कूट रचना के सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसका एक और साथी है अनुज अग्निहोत्री, जो इसी प्रकार का कार्य करता है, वो इस मुकदमे में वांछित है। उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।
बढ़ते आगे खबर कौशाम्बी से, जहां पप्पू मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दरअसल उसकी बेटी पूजा की तबीयत खराब थी। वो झाड़ फूंक कराने के लिए दुबाना गांव गया हुआ था। उसके साथ उसका बेटा, पत्नी और पप्पू भी साथ में गए हुए थे, जिसमें 2 बाइक पर सवार सभी लोग गए हुए थे। झाड़ फूंक कराने के बाद जब वो लोजक गाड़ी स्टार्ट करके घर जा रहे थे, तभी एक कुत्ता सामने आ गया। इसी दौरान बाइक मुड़ गई। पप्पू का आरोप है कि वहां पर मौजूद दरोगा रणबीर सिंह और एक सिपाही ने राजू को डंडे से पीट दिया। इसका विरोध करने पर उसकी पत्नी आशा देवी को भी डंडे से पीट दिया गया। वहीं पप्पू को भी पीटा गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया। वहीं घायल महिला और उसके पति को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर मौजूद रहे डॉक्टर ने बताया कि महिला को काफी चोटें आई हैं, जबकि उसके पति के बाएं हाथ में मामूली चोट लगी है। भर्ती कर उन्हें उपचार दिया जा रहा है। निकला मैं दरवाजा के सामने से, जस के निकला कुत्ता उसके गाड़ी के नीचे आगे मेरे लड़के थे। कर्मठ हुई गाड़ी, उतने में दरोगा पहुंचा, एक सिपाही रणबीर सिंह दरोगा पहुंचते हमारे मारने लगे ये लोग। हम क्या सर तुम पूछिए क्या गलती है, मैं कुछ नहीं पूछे, धड़ाधड़ मारने शुरू कर दिए। मेरे औरत को बहुत चोट है। मैं लड़की के ले गया दवा कराने, फूंक झाड़ कराने, वो तो मारने लगे। अब इसमें क्या गलती उसको पूछना चाहिए क्या गलती क्या है, उसको बोलना चाहिए ना, पूछना चाहिए। पहले जाते मारने देते दरोगा मारने लगा। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में कमर कस चुकी है। यूपी के सभी लोकसभा सीटों पर अपने कद्दावर प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। अगर बात करें पूर्वांचल की, तो वहां भी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन शुरू हो चुका है। जल्द ही लिस्ट जारी हो जाएगी। इस चुनावी घमासान में पूर्वांचल के बलिया से आए सपा के नन्हे सिपाही मिथिलेश यादव ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। हमें समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहां समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बैठक पे बैठक करती जा रही है, अभी तक कुछ जिलों के अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी। आज बलिया से कुछ लोग आए हैं। मिथिलेश यादव हैं, जो समाजवादी छात्र सभा के उपाध्यक्ष भी हैं। उनसे बात करने की कोशिश। आप लोग बलिया से चलकर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने आए, बैठक भी हो रही है। क्या बैठक में क्या निकला? बैठक में जो पदाधिकारी है अपना अपना निर्णय अपना मांग कर रहे हैं। और बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फाइनल होगा, हम लोग तो कार्यकारी में रहे हैं, शासन महामंत्री रहे, जिला पंचायत प्रत्याशी रहे, तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा निर्णय हम लोग सर्वमान्य होगा। और जो प्रत्याशी हो तो अपना अपना दाव करेंगे ही। लोकसभा जैसे जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस से भी है, तो कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस तो बलिया में टिकट नहीं मारे? जी, जो पहले से सीट बंटवारा हो गया। हम लोग को जो समाजवादी पार्टी लड़ेगी सलेमपुर बलिया फाइनल होगा, होने वाला है। लगभग किसका नाम आगे चल रहा होगा? आप लोग वहां से आए हैं, बलिया से तो नारद राय जी का नाम चल रहा है, और ऐसे कई नेता हैं जो बलिया के बड़े नेता हैं, वो नारद राय हैं। वो उनके जो समर्थक है वो कह रहे हैं नारद राय को टिकट मिल रहा है। नहीं, नारद राय जी है, अमिका चौधरी जी है, राम इकबाल सिंह जी है, सारे लोग बड़े नेता है। अब वो फाइनल कर लेंगे, अपने आपस में मैटर लेकर वो फाइनल करेंगे। हम लोग फाइनल नहीं करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फाइनल करेंगे। और बड़े नेता है वो लोग जो लोकसभा मांग रहे हैं, वो अपने 3 लोग 4 लोग जो भी लोग मांग रहे हैं, अपने एक साथ बैठकर फाइनल करेंगे। लगभग आप कितने सालों से राजनीति में हैं? हम 2018 से हैं, 2018 में शासन महामंत्री रहे। क्या उम्र है हमारी? 24। पढ़ाई कहाँ तक की? ग्रेजुएट फाइनल हो गया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठक में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ निर्देश दिया होगा आप लोगों को, चुनाव कैसे लड़ना है, इंडिया गठबंधन को, पीडीए को कैसे मजबूत करना है, 80 की 80 सीट कैसे जीतना है। बीजेपी कह रही है सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष का, 80 की सीट हम जीतेंगे। 80 वो हारेगी भारतीय जनता पार्टी। 80 हम लोग जीतेंगे, क्योंकि पीडीए जो है हम लोग पिछड़े दलित और संख्या अगड़े आदि आबादी की बात है, जो गरीब मजदूर वो हम लोग के साथ आ रहा है। क्योंकि वो जान रही है कि सब लोग जान रहे हैं, हम लोग गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं झूठे हैं और चोर निकल कितने करोड़ की घोटाला कर रही है, ये सबको हम लोग बता रहे हैं। लोग को जानकारी हो गया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। तो कैसे आप लोग 80 की 80 सीट जीतेंगे ना? अभी आप लोग टिकट क्लियर कर पा रहे हैं, जहाँ क्लियर हो रहा है उसको काट दे रहे हैं, क्योंकि उससे कार्यकर्ता नाराज भी हो रहे हैं। नहीं, कुछ समस्या होती है कि टिकट जहाँ क्लियर होता है कुछ समस्या कट जाता है, लेकिन कुछ टिकट फाइनल हो गया, कुछ टिकट फाइनल हो जाएगा। ये तो हमारे साथ छोटे नेता बड़े धमाका अखिलेश यादव के साथ ये बैठक में थे, बलिया से चल के आए हैं। ये किस तरीके से पीडीओ को मजबूत कर रहे हैं, ये तो अभी इनकी जबानी आपने सुना होगा। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमें इस बीच कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही, जहां पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत का बड़ा मामला सामने आया है।
बड़ी खबर कुशीनगर से प्राइम टीवी के स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए देखिए, ये ट्रेन के कटने से युवक की मौत हुई है। रेलवे ट्रैक पर युवक की लाश पड़ी मिली है। बड़ी खबर कुशीनगर से सुबह 4 से 5 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है, जिस बीच ये डेड बॉडी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस हत्या के पीछे, इस मौत के पीछे कोशिश यही है कि इसका पता लगाया जाए कि आखिर ये हत्या है या फिर आत्महत्या या फिर ये दुर्घटना है। तो फिलहाल सभी एंगल से पुलिस मामले की तलाश कर रही है, छानबीन कर रही है। सबसे पहले बड़ी चुनौती यह है कि इसकी शिनाख्त की जाए कि आखिर ये शख्स है कौन और किस वजह से इस इलाके में ये मौजूद था। इस बीच मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है पुलिस ने। बड़ी खबर, अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाई जा रही थी। जिम इक्विपमेंट बनाने की आड़ में ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी और देखिए तस्वीरों के जरिए ये जो आरोपी आपको नजर आ रहे हैं, यही इन फैक्ट्री के संचालक है। लोकसभा चुनाव में खलल डालने के लिए, खपाने के लिए इन तमंचों का इस्तेमाल इस अवैध शस्त्र फैक्ट्री में किया जा रहा था। बनाने के लिए ये तमाम जो है असामाजिक तत्व ऑर्डर पर इन्हें तैयार करते थे तमंचों को और उसके बाद इन्हें सप्लाई भी करते थे। मेरठ से ये बड़ी खबर, जहां पर मुजफ्फरनगर, बागपत सहित कई जिलों में ये इन तमंचों को, अवैध शस्त्रों को सप्लाई करते थे। उससे पहले 2 से 3 हज़ार रुपए में ये मौत के हथियार बेचे जाते थे। मौत के सौदागर है ये, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये आरोपी। लेकिन इससे पहले कि ये लोकसभा चुनाव में इन तमाम हथियारों को खपाते, चुनाव में खलल डालते, उससे पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके असल अंजाम तक पहुंचा दिया है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।